हाँ जी, सो दिस इज डाउट क्लास फॉर स्टोइशियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। संडे को जो टेस्ट होगा उसमें रेडॉक्स रिएक्शन और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। किसी ने पूछा है असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8। असाइनमेंट कौन सा वाला वो नहीं मेंशन किया है, मेंशन इट। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर वेट 52 होता है। बाकी के एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट याद करने का क्या तरीका हो सकता है? अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में एक जनरल ट्रेंड देखो तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। The elements are arranged according to their atomic number। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक वेट भी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है। इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर जितना होता है एटॉमिक वेट उससे डबल होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर से एग्जैक्ट डबल नहीं होता, एटॉमिक वेट थोड़ा ज्यादा होता है। शुरुआत में डबल से एक ज्यादा रहता है, जैसे लिथियम के लिए डबल से एक ज्यादा है, बोरॉन के लिए डबल से डबल ही है, फिर इधर कार्बन के लिए डबल है, नाइट्रोजन के लिए डबल है, ऑक्सीजन के लिए डबल है, मगर फ्लोरीन के लिए डबल से एक ज्यादा है। तो करीब करीब एटॉमिक नंबर 20 तक, करीब करीब एटॉमिक नंबर 11-12 तक, यहां तक करीब डबल से एक ज्यादा चलता है। लेकिन फिर डबल से 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, डबल से 5 ज्यादा, जैसे यहां पर ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, मास नंबर से 80 होता है, मतलब डबल से 10 ज्यादा होता है। फिर और आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि डबल से काफी ज्यादा चीजें होने लगती हैं। लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है, मास नंबर 206 होता है। 82 के डबल से भी 20 वैल्यू ज्यादा। तो शुरुआत में डबल से एक ज्यादा रहता है, फिर डबल से 2 ज्यादा रहता है, फिर डबल से 3-4 ज्यादा होता है, डबल से 5-6 ज्यादा होता है, फिर डबल से 8-10 ज्यादा होने लगता है, डबल से 30-40 ज्यादा होने लगता है। जितना हेवी एटम रहेगा एटॉमिक नंबर से डबल से उतना ज्यादा रहेगा। यूरेनियम में डबल से 43 ज्यादा है। तो डबल से कब कितना ज्यादा होना उसका एक अंदाजा हम लगा सकते हैं, याद नहीं करना है मगर एक अंदाज लगाना है। एटॉमिक नंबर याद करना चाहिए। एटॉमिक एक अंदाज लग जाता है कि डबल से कितना ज्यादा होगा। छोटा एटॉमिक नंबर है तो डबल से थोड़ा ही ज्यादा होगा, बड़ा एटॉमिक नंबर है तो डबल से ज्यादा एक्स्ट्रा होगा। बुकलेट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 and 10। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 8 and 10। Which of the following is not a redox reaction? Barium oxide plus O2 gives BaO2। इस रिएक्शन में यह ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये -1 स्टेट पर है, बेरियम परऑक्साइड है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। KClO3 gives KClO4 प्लस KCl, क्लोरीन +5 से +7 पर और +5 से -1 पर जा रहा है, तो ये भी रेडॉक्स है। बेरियम परऑक्साइड reacts with sulfuric acid to form barium sulfate plus H2O2। ये ऑक्सीजन -1 पे है, ये ऑक्सीजन -1 पे है, ये सल्फर +6 पे है, ये सल्फर +6 पे है, ये बेरियम +2 पर है, ये बेरियम +2 पर है, ये हाइड्रोजन +1 पर है, ये हाइड्रोजन +1 पर है। ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज
नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 इसका, जिंक कॉपर कपल दैट कैन बी यूज्ड। जिंक और कॉपर वायर को एक साथ वेल्ड कर देते हैं, एक जिंक का वायर और एक कॉपर का वायर, दिस इज कॉल्ड जिंक कॉपर कपल। तो आंसर होगा डी। लेवल 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये भी बताया नहीं इसकी थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर बाद में कर पाएंगे आप इसको। लेवल 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8, पैकेज का पूरा सॉल्यूशन मैंने वीडियो डाल रखा है, वहां से देखेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर थ्योरेटिकल डाउट पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पैकेज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है, वहां से देख लीजिए। लेवल 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने पूछा है, सॉल्यूशन वहां डाला हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमॉर्फस? जिंक सल्फेट डॉट 7H2, फेरस सल्फेट डॉट 7H2। अगर आयनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं तो इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम रहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम रहते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस। जिंक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा जिंक सल्फेट डॉट 7H2O का, वैसा ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर फेरस सल्फेट डॉट 7H2O का भी रहेगा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड के मेथड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? वीडियो वापस रिपीट करके देख लो जितनी बार देखना चाहते हो, क्योंकि रिपीट करूंगा तो वही बात मैं फिर बोलूंगा। M1 इक्वल्स टू M2V2 वाला कॉन्सेप्ट, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है नंबर ऑफ मोल। आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलारिटी m है, मतलब सॉल्यूशन के पर लीटर कितने मोल है, और इसका वॉल्यूम v था, तो ये mv क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नाउ इन अ केस when number of moles of solute are not changing in a solution, ऐसा कब होता है? सपोज एक सॉल्यूशन की मोलारिटी m1 है, इसका वॉल्यूम v1 है, एंड यू हैव एडेड सम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट so that the volume of the solution changes to v2, hence molarity changes to m2। लेकिन आपने सॉल्वेंट डाला है, सॉल्वेंट के मोल तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, तो पहले सॉल्यूट के मोल क्या थे, m1v1, अब सॉल्यूट के मोल कितने हैं, m2v2। तो m1v1 विल बी इक्वल्स टू m2v2। जब हम लिखते हैं किसी सॉल्यूशन के लिए, हम सॉल्यूट के मोल इक्वल कर रहे हो, मगर ये फॉर्मूला केवल उन ऑपरेशंस पे लगेगा जिन ऑपरेशन को करने से सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल चेंज नहीं होते हैं। हेलो सर, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अगर एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है तभी यूज कर सकते हैं, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो क्या करेंगे? तो भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने में इस बात का कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि हम आपने एसिडिक माना था, बेसिक माना था कि न्यूट्रल माना था। आप तो जो सबसे आसान पड़ता हो, एसिडिक मीडियम आसान पड़ता है। अगर आप रिएक्शन चाहे एसिडिक मीडियम में हो रही हो, चाहे बेसिक मीडियम में हो रही हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम में हो रही हो, आप किसी भी मेथड से बैलेंस करो, बैलेंसिंग सही आएगी। बस सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए। सर और एक रिएक्शन बैलेंस करके दिखा दीजिए ना सर। कौन सी? सर FeSO4 gives Fe Fe2 Fe2O3 SO2 SO3।
ये तो डिकम्पोजिशन है इसका। यहाँ पर ये जो आयरन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जा रहा है। सल्फर जो +6 पे है ये +4 में जा रहा है, ये सल्फर +6 में ही रह रहा है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि 2 प्रकार के FeSO4 हैं, बल्कि 3 प्रकार के FeSO4 हैं। एक FeSO4 जिसका आयरन +3 में जा रहा है, ये वाला, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये FeSO4 है जिसका आयरन, अब आयरन सारा +3 में गया है यहाँ पे, तो ये आयरन भी +2 से +3 में गया है, ये आयरन भी +2 से +3 में गया है, क्योंकि आयरन +2 से सारा के सारा प्लस क्वेश्चन में दिख रहा है हमको गया है, तो इसको यहाँ मानना पड़ेगा। सल्फर, सपोज इसका सल्फर SO2 में चला गया, इसका सल्फर SO3 में चला गया, इस वाले FeSO4 की जरूरत नहीं थी, तो इस वाले ने ये सल्फर +6 से +4 पे गया, ये सल्फर जो है वो +6 से +4 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और 1 इसने दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन इन तीनों में पूरा हो गया। और ये जो सल्फर है ये SO3 के फॉर्म में एज इट इज रह गया, +6 का +6 में ही, तो 2 आयरन से ये 1 बनेगा, एक सल्फर ये इसमें चला गया, ये वाला सल्फर इसमें चला गया, 3 और 2 5 और 3 8 ऑक्सीजन है, तो 2 FeSO4 gives 1 Fe2O3 plus SO2 plus SO3। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन कंप्लीट हो गया, और ये वाला सल्फर बिना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किए एज इट इज यहाँ आ गया। सर ये तो सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर दी थी पिछले साल बैलेंस। रेडॉक्स रिएक्शन में हीट एंड ट्रायल मेथड बैलेंस नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए वो मैंने बताया था। सर ये 10th क्लास में ऐसे ही, मतलब बुक में भी ऐसे ही कर दी थी हिट एंड ट्रायल से। अब तुम 10th क्लास पास हो गए हो ना, वहां अगर गलती कर दी उन लोगों ने तो भी चिंता मत करो, तुम 10th क्लास पास हो गए हो। सर और अगर कोई डाइल्यूट है और कोई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो उसकी कोई लिमिट होती है कि इतना हुआ तो कंसंट्रेटेड है, इतना हुआ तो डाइल्यूट है, ऐसा नहीं, कुछ? वो एक रिलेटिव टर्म है, हम उसको नहीं कह सकते, पर मान लो 50% ले लो लिमिट, 50% से कम है तो डाइल्यूट मानेंगे, 50% से ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी दिए हुए हैं वीडियो सॉल्यूशन में, वहां से देखिए। अगर न्यूमेरिकल में दिया है कि सॉल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में है तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा मोलारिटी या मोलारिटी फाइंड करने में। जितने भी सॉल्यूशन हम मानते हैं वो सब एक्वस सॉल्यूशन में ही मानते हैं, मोलारिटी मोलारिटी फाइंड करने में कोई फर्क नहीं आएगा, जो फॉर्मूले हैं वही अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 29, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। The density of a solution containing 13% by mass of sulfuric acid आपके पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का 13% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.09 ग्राम पर ml होती है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करना है। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन टेकन इज 100 ग्राम, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसमें होगा फिर
13 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ दिस 100 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम माना था, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल लिया। अब तुमको सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास पता है और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है डेंसिटी के कारण। मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये सॉल्यूशन की मोलरिटी है। मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो यहां इनडायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में हमने डेंसिटी से निकाल लिया। क्योंकि यहां परसेंटेज में दे रखा था, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट 13 ग्राम है, वो तो 13% है। आप अपने मन से इस सॉल्यूशन का कुछ भी मास कंसीडर यहां कर लो। मैंने 100 ग्राम कंसीडर किया, आप 200 ग्राम कंसीडर कर लो। तो ये 200 कंसीडर करते तो ये 26 हो जाता। ये 26 होता तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आता वो 200 अपॉन 1.09 आता। यहाँ 200 होता, यहाँ पे 26 होता, तो वो अपने आप यही टर्म रहती है। मतलब यहाँ क्या माना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिडिक रिएक्शन क्वेश्चन असाइनमेंट लेवल 1। फर्स्ट रिएक्शन KMnO4 plus NH3 gives KNO3 plus MnO2 plus KOH plus H2O। KMnO4 में मीन्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। -3 से ये +5 पे जा रहा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके 8 के लिए 3 लगेगा। इसके 8 आने से मैग्नीज 8 आएगा, इधर ये 3 आएगा, 3 पोटेशियम इसके पास है तो 5 ये बनेगा। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 9 है, 9 हाइड्रोजन, 5 इसके पास में है, 4 यहाँ होंगी, एक एटम अपने आप बैलेंस हो गया। एक्सरसाइज 1 का 9th एंड 4th। फोर्थ पिछली क्लास में बताया था। 1 mole of N2H4 loses 10 electrons to form new compound Y, assuming that all the nitrogen appears in the new compound Y. What is the oxidation state of nitrogen in Y? इसमें 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, 2 नाइट्रोजन है, तो हर नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे एक नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन एटम -2 स्टेट पर है, 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3 पे जाएगा, तो आंसर +3 है। इन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 9, इन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट एज, एक वेसल में आप Fe2O3 पाउडर लेते हैं और उसमें एल्यूमिनियम मिला देते हैं along with बेरियम परऑक्साइड, और जब इसको हीट करते हैं एल्यूमिनियम इससे ऑक्सीजन पुल करके Al2O3 बना लेता है और आयरन फ्री हो जाता है।
बेरियम परऑक्साइड का डायरेक्ट कोई काम नहीं है। तो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम 0 से +3 पर ऑक्सीडाइज हो गया है, आयरन को उसने +3 से 0 पर रिड्यूस कर दिया है, तो एल्यूमिनियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर। एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यहां पर, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। व्हाट इज स्टॉक सॉल्यूशन? आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें से आपने एक सैंपल निकाला, तो दिस इज द सैंपल, दिस इज द स्टॉक। यहां से आप सैंपल निकाल रहे हैं, क्योंकि तो जो ज्यादा सॉल्यूशन रहता है, मेन सॉल्यूशन, वो जिसका हम सैंपल निकाल के अलग रखते हैं, ये स्टॉक सॉल्यूशन कहलाता है। जब कॉम्पोजिशन निकालना होता है तो ये समझ में नहीं आता है कि बाय वेट निकालना है या बाय वॉल्यूम। गुड क्वेश्चन। अगर कोई सॉलिड मिक्सचर है तो उसका कॉम्पोजिशन बाय वेट निकालना होता है, ये फिक्स रहता है। लेकिन अगर कोई गैसियस मिक्सचर है तो उसका कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम निकालना होता है या बाय मोल निकालना होता है, कायदे से वो क्वेश्चन में दिया जाता है। लेकिन अगर जनरल सेंस में देखें, सॉलिड मिक्सचर है या एक सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो कॉम्पोजिशन बाय मास निकालेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, यूज योर कॉमन सेंस। जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं उनके वीडियो सॉल्यूशन फिर वीडियोस वापस से देखिए, कॉमन सेंस यूज करिए, तभी होगा। हाउ टू रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शंस इजीली इफ वी डोंट नो द स्ट्रक्चर, लाइक ऑफ असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे समझ आएंगे, तो वो कोई बड़ी डील नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत है। डेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गलत लिखा हुआ है आपने। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखी है तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट डेंसिटी, दिस इज स्ट्रेंथ। प्लीज एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पिछली क्लास में बताया तो था मैंने, अगर कोई दो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, अगर कोई दो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो किसी एक एलिमेंट के फिक्स वेट रिएक्शन करने वाला दूसरे एलिमेंट का जो वेट रहता है वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशो में होता है। कार्बन के 12 ग्राम से रिएक्शन करने वाला ऑक्सीजन का वेट 16 है, और कार्बन के 12 ग्राम से रिएक्शन करने वाला ऑक्सीजन का वेट 32 है। ये ऑक्सीजन के वेट आपस में 1:2 सिंपल होल नंबर रेशो में है। when two or more than two elements when two elements combines to form two or more than two compounds, then for fixed weight of one element the combining weight of other element will be in a simple whole number ratio. जब टेस्ट में कंप्रेसिबिलिटी के क्वेश्चन आते तो कंफ्यूजन होता है। वान डेर वाल इक्वेशन से गैसियस स्टेट चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आती है, रिवीजन के टाइम पर हम इसको फिर से देखेंगे तो दूर होगी। अगर वान डेर वाल इक्वेशन के पहले तक आपको चैप्टर अच्छे से बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। If a reaction is occurring in basic medium, then how can we solve by Artin method and K method in acidic medium? उसमें एज्यूम क्या करना, उसमें तो H+ बैलेंस करने, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ लगा दो, भली मीडियम बेसिक हो।
H+ लगा दो आप सिंपली। रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैंने बताया यूज योर कॉमन सेंस। जो मैंने प्रॉब्लम्स करवाई है क्लास में उनके वीडियो लेक्चर्स रिपीट करके देखो कि क्या कंसेप्ट लगा रहा है। जब आपको वो समझ में आएगा, क्लू मिलेगा, तो ही फिर आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, वरना फिर नहीं कर पाओगे। ये सिंपल सी चीज आप नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ मैग्नीज +7 से +4 में जा रहे का क्या मतलब है? मैग्नीज +7 से +4 में जाने का क्या मतलब है? ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। +7 चार्ज था इस पे, एक इलेक्ट्रॉन लगा, एक इलेक्ट्रॉन लगा, एक इलेक्ट्रॉन लगा, ये +4 चार्ज हो जाता है। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कोई इसको देगा तो कौन दे रहा है पहले वो देखो। SnCl2 +2 से +4 पे जा रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिस इज द कॉमन सेंस। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। तो अगर ये 3 लगता, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 3 लगता तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देता, तो ये 2 लग जाता, ताकि वो इलेक्ट्रॉन ले सके। इलेक्ट्रॉन का लेन देन इक्वल किया हमने। ये कॉमन सेंस यूज करो। Which chapter will be asked in upcoming test? स्टोइशियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। आरपीएम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जितने लोग आरपीएम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, मेन पैकेज बस कंप्लीट कीजिए। आरपीएम रिवीजन के टाइम पे कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अभी करने की जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ जी। सर, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो सर अगर 20 ग्राम ऑफ NaOH है और 2 लीटर वॉल्यूम है तो फिर इसकी मोलैरिटी 1/8 होगी क्या? देख लो कितना आता है। ओके सर। चलिए, सो बाकी के नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे। तब तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी डला हुआ है, वहां पे वीडियो सॉल्यूशंस देखते रहिए। सर बट अगर उस फॉर्मूले से देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन तो फिर 1/8 आएगा ना? यूज योर कॉमन सेंस। 20 ग्राम NaOH है, मतलब 0.5 मोल है 2 लीटर में। 2 लीटर में 0.5 मोल है, तो 1 लीटर में कितना होता? 0.25 मोल। तो इसकी मोल 0.25 मोल पर लीटर होती। मोलारिटी क्या होती? मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितने मोल होते? इससे भी वही आएगा 1/4 0.25। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी।